यस। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपका जो बोरॉन फैमिली में हम लोग टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, +1 और +3 पे। बोरॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे +3 इज मोर स्टेबल, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बच्चों +1 आपका डोमिनेट करेगा, ठीक है, बिकॉज टू ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ नट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो टॉप टू बॉटम जाने पे +1 आपका स्टेबल होगा, और अगर आप बॉटम टू टॉप आते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। यस। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है कि बोरोन की हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली बोरोन कभी भी +3 आयंस के फेज में प्रेजेंट होता है, यस और नो। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एग्जैक्टली क्या बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। बताओ बेटा, क्या बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा? बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है, ये बात आप ध्यान देना, बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है। बोरोन, मैं एक जो वर्ड यूज कर रहा हूं उस बात को आप आज समझने की कोशिश करना कि बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। हम्म? जब वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, मोनोटोमिक जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ बच्चों शेयरिंग करता है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात समझना ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो +3 है, क्या ये जो +3 इसका मतलब तो ये कैटाइन की फेज में है, तो क्या बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के बाद क्या अपने इस कैटानिक फेज में स्टेबल होता है? तो भाई बोरॉन तो आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, बोरॉन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। और दूसरा बच्चों एक बात ये भी है कि बोरॉन क्या मेटल की फेज में जाएगा? भाई पी ब्लॉक में तो आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं, और वैसे भी बोरॉन का जो जेड इफेक्टिव है काफी ठीक ठाक होता है, तो बोरॉन तो बच इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा ही नहीं। तो जब बोरॉन भाई एक भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेगा, ये बात समझ लो। बोरॉन कैटाइन फिजिस से आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जब एक बात हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो बोरॉन है उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, तो फिर एक बात ये भी बोलते हैं कि क्या बोरॉन +3 में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। मैं दो बातें कर रहा हूँ। बोरॉन +3 में, बोरॉन अपने +3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, मैं वर्ड यूज करूं ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक है, लेकिन बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करता है। तो अगर क्वेश्चन कभी आए तो बोरॉन अगर +3 के साथ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब बेटा वहां पे कोवलेंट बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू +3 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या एग्जैक्टली बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, क्या रिलीज करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। यह बात आपको ध्यान रखिए कि बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करता है। तो बोरॉन आपको +3 फेज कैटानिक फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बोरॉन +3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन बच्चों वही है, आयोनेशन एंथैल्पी। आपको पता है कि जो बोरॉन है उसकी जो आयोनेशन एंथैल्पी होगी उसमें बेटा आपकी आयोनेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयोनेशन एंथैल्पी 2 प्लस आयोनेशन एंथैल्पी 3, इन तीनों की जो वैल्यूज होगी बेटा बहुत मैक्सिमम हो जाएगी। तो हाई होने की वजह से बोरॉन कभी कैटायनिक फेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको +3 जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे रीजन है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। कुल बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर +3 के साथ, तो देखो बोरॉन +3 सबसे अधिक स्टेबल होगा। फिर आपका ये देखो बेटा, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये बोरॉन कैटायनिक फेज में नहीं है, इसको कैटायनिक फेज मत मानो, है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस, बोरॉन +3 ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बोरॉन +3 मैक्सिमम, Al+3, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे गैलियम +3 आएगा, और उसके बाद आपका इंडियम आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका थैलियम +3, ठीक है। ये आपका +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर +1 की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो बच्चों सबसे अधिक कौन होगा? थैलियम। +3 में सब सॉरी +1 में सबसे अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा इंडियम, ठीक है, +1, और लास्ट में आपका गैलियम +1। तो ये आपके जो 3 एलिमेंट हैं ये जनरली आपके +1 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम का। ये बिल्कुल बातें आपको ध्यान से बिल्कुल रखनी है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अच्छा, एक पॉइंट में और करता हूँ एक्सप्लेन यहाँ पे कि
अगर बच्चों मान के चलो एनसीईआरटी में दे रखा है एक पॉइंट कि थैलियम ट्राई आयोडाइड TlI3, अगर इसको हम हीटअप करते हैं या इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स में लेके जाते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, तो बच्चों आयनाइज किस फेज में होता है? तो बिल्कुल आपका जो Tl होगा वो +1 फेज में जाएगा, और जो I3 ऐसे लिखा जाएगा I3-1। आप ध्यान दो I3-1 और यहाँ पे Tl+1। तो बहुत बार बच्चों क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पे जो आयोडीन है ना उसको हम ऐसे लिख देते हैं 3I-, तो होल चार्ज क्या है? होल चार्ज हो जाएगा -3 है ना, एक आयोडीन पे -1 चार्ज, 3 आयोडीन पे -3 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए थैलियम क्या होना चाहिए? तो थैलियम तो आपका यहाँ पे +3 की स्टेट में आना चाहिए ना, आप यही बोलोगे। पर थैलियम तो बच्चों +3 में स्टेबल होता ही नहीं है, तो +3 वाला जो है वो +1 में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका थैलियम +1 और ये आपका I3-1। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मैं एक रिजल्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बेटा जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर बोरोन फैमिली के अंदर जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो कंपाउंड है वो आपके या जो एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो आपके यहाँ पे बोरॉन फैमिली है ना, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बोरॉन फैमिली में, ठीक है। और जो आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो कंपाउंड है वो आपके कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं यहाँ पे? यस, कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने से पूछा है कि जो आपका M के ऊपर जो +3 चार्ज लगा इसका मतलब ट्राइवेलेंट स्टेट है ना, ये आपकी ट्राइवेलेंट स्टेट है। हाँ, ट्राइवेलेंट स्टेट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपके कोवेलेंट नेचर के ही होते हैं। बिल्कुल सही है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, चलो आगे चलते हैं अपन, ध्यान देते हैं। ये बच्चों रिएक्शंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार आपको फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दो कि बेटा रिएक्शन विद एयर, जब एयर की अपन बात करते हैं तो एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन प्लस N2, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस N2 ना, एस लॉग में आपको मैंने बताया था। एयर जहां भी लिखा है मतलब ऑक्सीजन और N2 के बारे में बात कर रहा है, तो आपको दोनों प्रोडक्ट बताने होंगे, ठीक है। तो अब बोरोन बच्चों अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका फॉर्म करता है B2O3। तो इसका बेसिक से वही पार्ट है कि भाई बोरोन की जो आपकी जो देखो, अगर मैं बोलूं बोरोन की इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या है तो +3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या है तो -2 बोल इलेक्ट्रोबैलेंसी है ना, तो साइन आ जाएगा -2। मैं बोलूं बोरोन की कोवैलेंसी क्या है तो आप बोलोगे सर 3। मैं बोलूं ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है तो आप बोलोगे 2। ये भी बात समझ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो B2O3, यहाँ पे Al2O3। तो कुछ इस तरीके से सिंपल आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो बच्चों बात हुई आपकी ऑक्सीजन को लेकर, डायरेक्ट आपके कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन एक जो लास्ट वाला कंपाउंड था ना, इसको भी आपने ऑब्जर्व करो थैलियम के साथ, ये वाला। तो यहाँ अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो, बाकी साथ तो बाकी के साथ तो कोई एक्सेप्शन नहीं, बाकी तो आपका सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो थैलियम के साथ अगर ऑक्सीजन आया तो अब यहाँ पे आप देखो तो ऑक्सीजन की जो आपकी बैलेंसी है वो तो आपको पता है 2 होने वाली है, -2 लिख लो आप इलेक्ट्रो बैलेंसी। अच्छा थैलियम के साथ बच्चों बात करते हैं तो आपका यहाँ पे +1 और +3 किसको लेना होगा? जो मोर स्टेबल होगा, भाई +3 में तो जाएगा ही नहीं ना, तो ये +1 को रिप्रेजेंट करेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ से मिलेगा Tl2O। बिल्कुल सही। इसको आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे मत लिख देना Tl2O3, ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये गलत होगा। सही आंसर आपका ये होगा, बिकॉज जो +3 की स्टेट में ही ये नहीं रहेगा, +1 की स्टेट में रहता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, थोड़ा एंजाइटी को भी फोकस कर लेते हैं। बोरोन के साथ बच्चों जब ऑक्सीजन कंबाइन किया तो B2O3 का फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ पे लिखा कि इम्प्योर बोरोन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्योर बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो एनसीईआरटी ने वहां पर ना क्लियर नहीं किया है ये जो इम्प्योर और प्योर का मतलब क्या है। तो जो प्योर बोरोन है ना, इसको बच्चों बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसको अपन बोलते हैं प्योर बोरोन, और वो बच्चों होती है आपकी आइकोसाहेड्राइन स्ट्रक्चर जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, B12। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो जो प्योर बोरोन का मतलब है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं आपको ये भी बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में प्योर बोरोन का मतलब क्या है वो नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ प्योर बोरोन का मतलब है B12 या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये तो बच्चों ऑक्सीजन रिएक्शन परफॉर्म करती नहीं है, काफी आपकी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, ई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो इम्प्योर का मतलब बेटा क्या है? इम्प्योर का मतलब है एमॉर्फस बोरोन,
एमॉर्फस बोरॉन, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जो पाउडर की फॉर्म में था, तो एमॉर्फस बोरॉन का मतलब इम्प्योर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बेटा बता रहे हैं, ठीक है। तो जो इम्प्योर बोरॉन है वो रिएक्शन परफॉर्म इजिली करेगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब आपका एमॉर्फस बोरॉन जो पाउडर की फॉर्म में होगा, सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, रिएक्टिविटी हाई होगी, तो बेटा ऑक्सीजन इजिली रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ बच्चों कि एल्यूमिनियम बीकम पैसिव, पैसिव का मतलब है लेस रिएक्टिविटी, ठीक है, लेस रिएक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन दिस लेयर। तो जो बेटा एल्यूमिनियम है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन इजिली नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो उसके पीछे रीजन है। जो एल्यूमिनियम है बेटा ये आपके नेचर से मॉइस्चर और जो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ये पहले से रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है और एक अपनी ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर जनरेट कर लेता है। फिर उसके बाद अगर कोई एसिड आता है या कोई बेस आता है या कोई बाकी अदर कंपाउंड आते हैं तो इजिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, उस केस में आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब बोरोन वाले केस में समझ, बोरोन वाला केस क्लियर हो गया, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्प्योर बोरोन का मतलब पाउडर फॉर्म, ठीक है। एल्यूमिनियम डायरेक्ट ऑक्सीजन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो उसके पीछे बच्चों रीजन देखो, यहाँ डायग्राम में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे है एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ए वेरी हार्ड एंड थिक लेयर ऑफ Al2O3 is formed over aluminum. Air cannot penetrate that Al2O3 layer. This prevents aluminium from further corrosions. तो कोरोजन से बचने के लिए भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अपने ऊपर एक लेयर जनरेट करता है। जैसे ये बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम का ब्लॉक है ना, ये 3D ब्लॉक है कुछ इस तरीके से, ये नेचर में बच्चों प्रेजेंट है, आपने इसको रख दिया तो ये बेटा एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जनरेट करेगा, एक सरफेस जनरेट करेगा। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है देखो ना, ये आपका सरफेस क्या करेगा, अपने ऊपर जनरेट कर लेगा। तो आप देख सकते हो बेटा अब इस ऑक्साइड लेयर को क्रॉस करके तभी कोई जो भी आपका अटैकिंग स्पीसीज अगर अटैक करेगा तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो कहने की जो नीचे का एल्यूमिनियम बच्चों वो क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बच्चों बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन जो है वो इजीली डायरेक्ट रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ नहीं करता है। रीजन आपको ध्यान है, रीजन बेटा क्या है, इसकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस या लेयर जो भी है। बाकी जो नीचे के एलिमेंट है इंडियम थैलियम आर वेरी लेस अफेक्टेड बाई ऑक्सीजन। तो इंडियम और जो थैलियम है इनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 गैस के साथ, वो काफी लेस होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये जो आपका एल्यूमिनियम और जो आपका बोरॉन वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो बेटा नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई बोरॉन आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है और जो आपका N2 यहाँ पे जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन का जो रहेगा वो तो आपका 3 रहेगा, -3 केस में। तो यहाँ पे आपका बोरॉन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन। तो बोरॉन का तो बच्चों आपका यहाँ पे 3, कोवैलेंसी की बात कर लो, इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद वो +3 -3, यहाँ पे 3 कोवैलेंसी लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Bn का फॉर्मेशन करेगा बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एल्यूमिनियम भी N2 की रिएक्शन परफॉर्म करेगा, Al का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो नीचे के एलिमेंट हैं कौन कौन से, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये N2 के साथ बच्चों इजी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे रीजन है, बिल्कुल समझना ध्यान से। मैंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन वाले केस के अंदर भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नाइट्रोजन वाले केस में भी नहीं परफॉर्म कर रहे, तो ऐसा क्या रीजन है? तो रीजन बच्चों बहुत सिंपल सा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, O2 गैस। नाइट्रोजन की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान दो, ये आपका नाइट्रोजन गैस है। क्या ये दोनों पोलर हैं? आप बताओ मुझे, क्या ये दोनों पोलर हैं? नहीं भाई, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन गैस है ये बेटा कैसा होता है, नॉन पोलर। इधर ध्यान से देखो तो N2 गैस ये बच्चों क्या है, नॉन पोलर। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे एक जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट करती है, कौन सी बच्चों, आयनिक प्रॉपर्टीज। आपको पता है आयनिक प्रॉपर्टीज डोमिनेट करती है। तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स है ना, जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे +1 की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इन केस में आपका अगर +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले बच्चों कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था। लेकिन सामने जो बच्चों N2 जो गैस दे रखी है, O2 गैस दे रखी है, वो नॉन पोलर है, वो तो आयनिक नहीं है। तो वो इनके साथ क्या गैलियम, इंडियम, थैलियम जो आयनिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, क्या इनके साथ इजीली रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर दी तो उस केस में ये एक बार रिएक्शन परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी इन गैलियम के साथ, इंडियम के साथ, थैलियम के साथ। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ +1 ऑक्सीडेशन नंबर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन N2 गैस बच्चों जो सामने जो सॉल्वेंट वाला फेस का N2 गैस है
तो ये जो आपका सॉल्वेंट वाला फेज है, जो आपकी N2 गैस है, O2 गैस है, वो आसानी से बच्चों रिएक्शन परफॉर्म इसलिए नहीं करती है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो आपके नॉन पोलर्स होते हैं। तो आपके वो सामने जो गिवन कंपाउंड है वो अपने आयनिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे, कोवेलेंट को होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो बोरॉन और जो एल्यूमिनियम है, ये बच्चों +3 के साथ जाते हैं। तो +3 के साथ जाने का मतलब +3 इसकी स्टेबल होती है, और +3 ऑक्सीडेशन नंबर बोरॉन फैमिली के अंदर बच्चों क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे N2 नॉन पोलर है, ये भी आपकी कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि नॉन पोलर स्पीसीज, तो ये इसके साथ इजीली कंबाइन कर जाता है। लेकिन जो नीचे वाले जो आपके N2 गैस के साथ बाकी आपका जो गैलियम इंडियम थैलियम वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? बीएन को बच्चों बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। बिल्कुल यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो बच्चों बीएन जो आपका बन चुका है बोरोन नाइट्राइड, इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है? इसमें भी काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो बोरोन नाइट्राइड की बच्चों अपन बात कर रहे थे, तो बोरोन नाइट्राइड में जो यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स बच्चों यहाँ पे नंबर है, या फिर आप एन लिख लो, बी एन नीचे यहाँ पे स्मॉल एन, ये 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एन 6 होगा। तो इसके जो बेटा जो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा आपकी 3, अगर एक्स की वैल्यू 3 होती है तो उस केस में जो आपका बोरोन नाइट्राइड जिसको अपन बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी इसका नाम होता है, ठीक है, कॉमन नेम। तो एक्स की वैल्यू 3 अगर बच्चों यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका अगर मैं 3 लिखता हूँ तो बेटा बोरोन कितने हो जाएंगे, 3 बोरॉन्स यूज किए जाने चाहिए और 3 आपके नाइट्रोजन यूज किए जाने चाहिए। तो इनसे बच्चों बनता है 6 एटम्स का रिंग, 6 एटम्स का परफेक्ट आपका एक रिंग बनता है, तो जिसकी बेटा स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो जब मैं बोरोन नाइट्राइड की बात करूं तो बोरोन नाइट्राइड बच्चों एग्जैक्टली 6 एटम के फेज में ही जाता है, बिकॉज वहां पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है, और ये जो कंपाउंड है वो अपने आप में मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो एन की वैल्यू आपको 3 क्यों रखनी है, बाकी एन की वैल्यू अगर आपने 2 रख दिया तो वो कंपाउंड इतना परफेक्ट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान देनी है, बिकॉज 6 एटम के रिंग जो होते हैं बेटा वो ऑलरेडी आपके काफी अच्छे और ठीक ढंग से काफी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस, बताओ बच्चों। यस, नहीं एक डाउट रहता है ना कि सर 6 में ही क्यों हो जाता है ना, ये 6 में ही क्यों हो जाता है, बाकी और जो है उस रिंग की फेज में क्यों नहीं जाता, तो उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? रीजन इसका यही है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज द रीजन। चलो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा आपको स्टेट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका एक बीएन ये है, ठीक है, और सेकंड बीएन की बात करते हैं तो आपका एक ये हो जाएगा और एक बीएन आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को और प्रॉपर सही ढंग से समझें, है ना, तो इसमें लेयर्ड की फॉर्म में होता है, एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर इसकी आपकी नीचे भी होती है। तो इसका थोड़ा सा मैं ना स्ट्रक्चर क्लियर करता हूँ आपको पहले, बन सके इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। ये बच्चों यहाँ से बोरॉन ध्यान दो, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, देन आपका यहाँ से बोरॉन, नेक्स्ट यहाँ से आपका नाइट्रोजन, नेक्स्ट बोरॉन, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे मिलेगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, जो आपके नाइट्रोजन है ना, अभी उसकी अगर वैलेंसी की बात करो तो यहाँ से बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। भाई जो नाइट्रोजन है उसके पास तो आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि बेटा इनके पास क्या है, बोरॉन के पास वेकेंट एक पी ऑर्बिटल होगा, तो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स के अंदर ये बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोरॉन की तरफ ये शिफ्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो बोरॉन है इसको थोड़ा सा रेगुलर बनाते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इस बोरॉन को शिफ्ट करेगा, ये नाइट्रोजन इस बोरॉन को शिफ्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं डैश डैश जो आपका ये जो डेवलप हो रहा है, जो डबल वन करेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो सिंपल सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो लॉन पेयर्स है नाइट्रोजन के वो बच्चों किधर शिफ्ट हो रहे हैं, टुवर्ड्स दी वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज करती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? और यही आपका जो बैक बॉन्डिंग जो नेचर शो हो रहा है, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन लॉन पेयर्स अपने बोरॉन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा बेटा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वीक बॉन्ड की नेचर को होल्ड करने की वजह से जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, जिसको अपन कोवलेंट बॉन्ड में डिफाइन करते हैं बाद में,
तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव करते रहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती रहती है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को देगा, फिर से एक्सेप्ट करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ये फिर से रिलीज करेगा, तो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रेगुलर मूवमेंट यहाँ पे होता रहता है बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में। जब कंटिन्यूस मूवमेंट होगा तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होती है कि लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक लेयर आप देख सकते हो ये अपर लेयर है और दूसरी लेयर आपकी यहाँ पे है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या होते हैं, ग्रेफाइट बच्चों लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बताओ सभी लोग। यस, बोरॉन नाइट्राइड। चलो इसके बाद बात करते हैं इसके हाइड्रोलिसिस की तरफ। नेक्स्ट बच्चों, बोरॉन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बोरॉन नाइट्राइड का, ठीक है, तो वहां से आपको वही बोरिक एसिड, बाकी आपका अमोनिया गैस। ये बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपका यहाँ से नाइट्राइड है, अगर बोरॉन की बात करोगे तो वो तो +3 में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो नाइट्राइड है वो तो -3 को होल्ड करेगा। तो जो नाइट्राइड था बेटा, अगर उसका हाइड्रोलिसिस हुआ था, मैंने इजी ट्रिक आपको डिस्कस करी थी ना एस ब्लॉक के अंदर, तो नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो अमोनिया गैस में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी। बाकी बच्चों जो बोरॉन है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स OH को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से बच्चों रिलीज कर देगा क्या, आपका बोरिक एसिड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे H3BO3 का फॉर्मेशन करेगा और बाकी आपका यहाँ से निकल जाएगा अमोनिया गैस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से आपका अमोनिया गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो एलिमेंट्स फॉर्म फ्रॉम बोरॉन फैमिली रिएक्ट विद वाटर। लेकिन ये तो बच्चों रिएक्शन की जब बात करने की, भाई वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन में एसटीपी एनटीपी पे, है ना। लेकिन यहाँ पे कि अगर इसको गर्म कर दिया जाए, लेकिन अगर इसे गर्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो एल्यूमिनियम के साथ बच्चों जो आपका कोल्ड वाटर है वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम हीट कर देंगे तो हीट करने से बच्चों क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो आपकी डिसोशिएट हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है Al2O3 की लेयर। ठीक है, जो सिंपलेस्ट आपकी ऑक्साइड लेयर है वो डिकम्पोज होगी और डिकम्पोज होने के बाद वहां से बच्चों आपको क्या होगा, एक तो H2 गैस रिलीज होगी जो वाटर मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट H+ आयन है, बिकॉज एल्यूमिनियम Al+3 में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो रिलीज करने से बेटा H+ आयन को आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये जब एल्यूमिनियम से आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H+ से H2 में, इसका रिडक्शन हो जाएगा H+ आयन का जो वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, और जो एल्यूमिनियम है वो आपका यहाँ पे 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आपका यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा हीट करने के साथ, बिल्कुल। और जब किसी भी हम एलिमेंट किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है। तो उस केस में आपका ये उस केस में क्या होगा कि आपका जो एल्यूमिनियम 0 की स्टेट में था वो आपके +3 में कन्वर्ट होगा तो Al2O3 मिलेगा। लेकिन कंडीशन है हीट करने के साथ, कोल्ड के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो तो ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हीट करेंगे तो ही बच्चों आपकी H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट फोकस करते हैं बेटा, बोरॉन के साथ लिखा है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट गैलियम के साथ है, इंडियम बेटा एल्यूमिनियम को छोड़ के ना, एल्यूमिनियम में एक ही केस था आपका हॉट वाला, ये वाला केस, बाकी आपका थैलियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चों हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, ये आपका जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल चाहे हॉट कंडीशन में हो चाहे कोल्ड कंडीशन में हो, ये इजिली हाइड्रोलिसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके सिर्फ एल्यूमिनियम को छोड़ के। और एल्यूमिनियम का सिर्फ एक केस है और वो आपका यहाँ पे कौन सा केस है, अगर उसे हीट करेंगे तो बच्चों Al2O3 बाकी H2 गैस आपकी रिलीज होगी। तो ये बात आपको बिल्कुल की पॉइंट है, आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ हॉट वाटर को छोड़ देना, बाकी जो भी कंडीशंस आपको दे दी जाए वहां पे कोई भी रिएक्शंस कोई भी हाइड्रोलिसिस आपका परफॉर्म नहीं होगा बाकी किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, चाहे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स कोल्ड कंडीशन हो चाहे आपका हॉट कंडीशन हो। नेक्स्ट बात करते हैं, बोरोन बच्चों मेटलॉइड था, डिस्कस अपन ने पहले ही किया था। एल्यूमिनियम आपका एम्फोटेरिक नेचर का है, एम्फोटेरिक का मतलब बेटा जो एसिड से भी रिएक्शन परफॉर्म करे बेस से भी रिएक्शन परफॉर्म करे। बाकी गैलियम आपका मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। अगर ये मेटल है तो बच्चों किस रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, एसिड के साथ। तो मेटल का मतलब बेटा क्या है, इनके पास क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक नेचर को होल्ड करेंगे तो एसिड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो एम्फोटेरिक बेटा क्या है, एसिड बेस दोनों से करेगा, बाकी जो नीचे के 3 एलिमेंट है वो आपकी एसिड सेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, बट मेटल्स आर बेसिक इन नेचर सो रिएक्ट विद ओनली
एसिड्स, वो आपके एसिड से रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन आपका वो परफॉर्म होगा। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो बोरोन के साथ अगर बच्चों में नॉर्मल एसिड डालता हूँ या बोरोन के साथ में नॉर्मल बेस डाला तो यहाँ पे मिलेगा नो रिएक्शन। लेकिन इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम एसिड डाला, बेस डाला, बेटा रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है, बिकॉज एम्फोटेरिक नेचर का है। अगर मैं गैलियम इंडियम थैलियम की बात करूं तो यहाँ पे आपको एसिड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेटा सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं, तो आपको रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई कौन एसिड का रिएक्शन परफॉर्म करेगा, कौन आपके बेस के साथ करेगा। मैं एनसीईआरटी को पहले कवर कर रहा हूँ, ठीक है, बाद बाकी बातें आपको पूछनी है तो मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बच्चों, तो एल्यूमिनियम के साथ बच्चों एसिड लेते हैं, ठीक है, जैसे Al प्लस HCl लिया उसने, तो बेटा बन जाएगा यहाँ से आपका क्या, भाई Al तो Cl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो H प्लस आयन है वो H2 गैस को रिलीज कर देगा। सेकंड बच्चों बात करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ बेस आएगा लाइक NaOH आयन, तो एक्वस मीडियम होता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जब बेटा ये एक्वस मीडियम होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, एल्यूमिनियम वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा AlOH थ्राइस के अंदर, ठीक है, AlOH थ्राइस, इसके सामने दे रखा है NaOH, तो दोनों बच्चों आपके बेस की तरह दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस केस में NaOH के सामने जो AlOH थ्राइस है, ये बच्चों क्या बन जाएगा, एसिड, और ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका क्या है वो देख लो, तो AlOH थ्राइस को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, H3AlO3, ध्यान दो, H3AlO3। अब इसमें से मैंने एक इजी ट्रिक बताई थी कि बेटा यहाँ से क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना है, तो जैसे बाहर निकालेंगे तो HAlO2 बचेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, HAlO2। अब इसको आप आयोनाइज कर दो, तो यहाँ से मिलेगा H प्लस आयन और AlO2 माइनस वन आयन, ठीक है, तो AlO2 माइनस वन आयन के साथ बेटा सामने से कौन आया, सोडियम प्लस, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो देखो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, क्लियर। और बाकी बच्चों यहाँ से जो H प्लस आयन होगा वो आपके H2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो एल्यूमिनियम चाहे एसिड रिएक्शन परफॉर्म करे चाहे बेस के साथ करे, कॉमन बच्चों पॉइंट क्या है कि यहाँ पे H2 गैस दोनों ही केस में रिलीज होती है, लेकिन पहले केस में आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एसिड वाले केस में, लेकिन बेस वाले केस में जो मैकेनिज्म मैंने बताया आप इस तरीके से इसको फॉलो करो, आंसर सही बैठेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गैलियम इंडियम थैलियम की तरफ। ये आपके तीनों के तीनों बेसिक नेचर को होल्ड करेंगे, तो बेटा रिएक्ट विद एसिड, तो यहाँ से आपका मिलेगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लास्ट वाला जो आपका थैलियम वाला है इसको आप TlCl3 मत कर देना, TlCl3 अगर आपने कर भी दिया ना तो TlCl3 बच्चों ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, TlCl के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है जो आपका अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो बेटा ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल एसिड नॉर्मल बेस के साथ बोरॉन तो रिएक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, तो अगर बच्चों मैंने यहाँ पे यूज किया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर बोरॉन के साथ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया या बोरॉन के साथ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो क्या ये एग्जैक्टली एसिड की रिएक्ट करते हैं, कि ये जो दोनों जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं क्या ये आपके ये परफेक्टली एसिड की रिएक्ट करते हैं, नहीं। एसिड जो है ना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या कि उनके जो सेंट्रल एलिमेंट हैं, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट्स हैं, बेटा HNO3 में सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आप चेक कर लेना, +5 होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। H2SO4 की बात करो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आपको +6 मिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड्स हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो एक क्वेश्चन यही है कि क्या ये दोनों एसिड की तरह एक्ट करेंगे या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन के सामने ये HNO3 और H2SO4 बिल्कुल भी बच्चों एसिड की तरह एक्ट नहीं करते हैं, इसको क्रॉस कर देना, बिल्कुल भी एसिड की तरह एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड के साथ ये जनरली एक्शन परफॉर्म करता ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि मैंने लिखा जरूर है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों ही एसिड है, पर एसिड की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों, क्योंकि इसका जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है ये +6 में तो जा नहीं सकता है, ये डिक्रीज होकर आपका +5 +4 एंड +3, और जो आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। बेटा मिनिमम कैसे निकालते हैं, जो ग्रुप नंबर है उसमें से -8 कर देते हैं, ठीक है, तो -2 आपका होगा सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सेम आपकी नाइट्रोजन के साथ बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 जो ग्रुप नंबर होगा, मिनिमम कैसे आएगा, +5 माइनस हम 8 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -3, ये होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो सकता है, +5 से +6 पे नहीं जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो मतलब रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, भाई +6 से +5 आया तो रिडक्शन,
तो रिडक्शन अगर सेल्फ रिडक्शन को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब ये कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो उस केस में बेटा ये बोरोन को ऑक्सीडाइज करेगा। HNO3 हो कॉन्सेंट्रेटेड हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला, या बच्चों H2SO4 हो, ये एसिड की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं करने वाले हैं। नहीं तो सॉल्ट बनाता ना, अगर ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें बोरोन को ऑक्सीडाइज कराते हैं। और बोरोन को बेटा ऑक्सीडेशन होने के बाद बनता है H3BO3, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, उसमें कन्वर्ट करेगा। और जो आपका HNO एक्चुअली होता क्या, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान दो। HNO3 को बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हीट मिलेगी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, और ये रूम टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और बच्चों बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा यहाँ से एक तो NO2 गैस के अंदर, प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन, ध्यान दो, और प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। आप मेरी बात को समझो, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। रूम टेम्परेचर पे जो HNO3 है ना कॉन्सेंट्रेटेड, वो इसी तरीके से कन्वर्ट होता है। या फिर गलती से HNO3 अगर कॉन्सेंट्रेटेड अगर आपकी स्किन के टच में आता है, तो उस केस में बच्चों यही सेम रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिस केस में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बहुत खतरनाक होता है, इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत डेंजरस होती है, काफी हाई होती है। तो बच्चों इसकी एनर्जी मैक्सिमम ये बहुत तेजी से अपनी जो प्रोटीन्स है ना, आपकी जो स्किन की जो प्रोटीन्स है उसका रिएक्शन परफॉर्म कर जाता है, बहुत तेजी से यहाँ पे डैमेज क्रिएट करता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और सेम बच्चों में प्रोसेस की बात करूं कॉन्स्टेंट H2SO4 के साथ, तो वहां पे क्या मिलेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से बच्चों आपका रिलीज होगा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और प्लस यहाँ से रिलीज होता हुई नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चों यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल आया, और सामने से आएगा बच्चों बोरॉन। तो बोरॉन नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन करेगा बोरॉन का ऑक्सीडेशन, बोरॉन का ऑक्सीडेशन। और वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों का बोरॉन ये करेगा इसका आपका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होगा बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन काम क्या है, इसको ऑक्सीडाइज करना, वाटर मॉलिक्यूल्स काम है इसको हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट करना, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बनता है H3BO3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना था 0, और यहाँ पे कितना निकल के आप निकाल के देखो, तो H3BO3 के अंदर बच्चों यहाँ पे +3 निकल गया, कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो HNO3 का आपका रिडक्शन होना चाहिए, चेक करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, यहाँ पे कितना है आपका +4 निकल के आएगा, तो वो +5 से +4 मतलब आपका रिडक्शन हो गया। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो गया, बाकी बच्चों कौन सी गैस बची, NO2 गैस, वही NO2 गैस आपको यहाँ से दिखाई देती है। बाकी H2SO4 से बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ से आपका SO2 गैस, नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स नेसेंट ऑक्सीजन, तो बच्चों बोरॉन से रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, इसको H3BO3 में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन H2SO4 का जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर था, ये बच्चों कन्वर्ट होकर +4 में आ गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। तो बाकी जो बची हुई गैस थी SO2 गैस, वो आपको यहाँ से देखने को। क्या आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। तो हियर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, if HNO3 would have acted as acid then it should release H2 gas which is not so in not acid। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको हम लोगों ने पढ़ा है, अगर बोरोन के साथ अगर बच्चों HNO3 अगर वो एसिड की तरह एक्ट करेगी, तो इस केस में प्रोडक्ट में H2 गैस आपको देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन बेटा ये एसिड तो एक्ट किया ही नहीं, बिकॉज यहाँ तो NO2 गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो रही है, इसकी स्मेल रिलीज होती है, SO2 और NO2 गैस रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये बेटा कैसे एक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड्स even though we can keep concentrated H2SO4 in aluminum vessels, why। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT का करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन बच्चों जो बच्चे 12th क्लास के जो एग्जाम देते हैं, है ना, या फिर जो 11th वाले होते हैं, उनको ये पढ़ने को मिलता है NCERT में ये क्वेश्चन, कि जो एल्यूमिनियम है वो अगर एसिड सिलेक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एल्यूमिनियम वेसल्स में क्यों रखते हैं। तो उसके पीछे रीजन बच्चों बहुत ही क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ये बच्चों एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये बच्चों एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बच्चों है कि यहाँ से NO2 गैस रिलीज होगी, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स तो बच्चों एल्यूमिनियम को चेंज करेंगे Al2O3 के अंदर,
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, NO2 गैस, तो वो तो आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी बाहर निकल के। तो जो यहाँ पे जैसे आप एल्यूमिनियम के, ये जो एल्यूमिनियम का वेसल दे रखा है, इस बीकर में जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, तो विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड, इसकी जो अपर लेयर होगी आपके एल्यूमिनियम के वेसल्स की, उसमें बच्चों क्या होगा, Al2O3 की लेयर बन जाएगी। और लेयर बनने के बाद ये जो आपकी लेयर दिख रही है ना, ये जो लेयर आपको ब्लैक कलर की जो पोरस लेयर दिख रही है, ये लेयर एग्जैक्टली बच्चों किसकी है, Al2O3 की। और Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बच्चों एल्यूमिनियम के लिए बच्चों कैसे वर्क करती है, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह वर्क करती है। अगर प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह वर्क करेगी, तो फर्दर जो आपका H2SO4 था कॉन्सेंट्रेटेड, वो अब एल्यूमिनियम का जो बाहर का जो सरफेस है, जो हार्ड लेयर है, जो मेटेलिक पार्ट है, उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? रीजन इज क्लियर? तो व्हेन concentrated HNO3 और H2SO4 is kept in aluminum vessels, then it acts as oxidizing agent। की पॉइंट ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, एंड एल्यूमिनियम बच्चों फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। बिल्कुल पूरी बात समझ में आ गई सभी को? यस। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने हेलोजन जो डिस्कस किया था, बट हेलोजन वाले केस में आपको ये लास्ट पॉइंट ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन के लिए। बाकी तो कोई एक्सेप्शन है, बाकी आपके डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे, ठीक है। चलो एक पॉइंट और समझ लो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि BF3 बच्चों होता है गैस की फेज में, BCl3 भी गैस की फेज में होता है, BBr3 लिक्विड फेज में होता है, BI3 होता है सॉलिड फेज में। तो इनके रीजंस वगैरह क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल फोकस करना है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर से नीचे बटा आने पे बोरोन तो आपका कॉमन है, चेंज क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम आने पे इनका कहीं ना कहीं आपका जो आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, है ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की कंपैरिजन में। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों बढ़ेगा, तो उस केस में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जो गैसियस फेज है वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड फेज है बच्चों को सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो आपकी जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट बच्चों कन्वर्ट लिक्विड में, देन लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। बस ध्यान देना है कि लिक्विड में कौन है और गैस की फेज में कौन कौन रहता है। यस, तो अब बच्चों में स्टडी करेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन फैमिली की कवर हो चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों मैक्सिमम आपकी कवर हो चुकी है, अभी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब बच्चों बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के जो आपके कंपाउंड पॉपुलर कौन कौन से हैं, तो एक बच्चों आता है बोरेक्स, नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, और लास्ट वन इज बोरेन, ठीक है। ये तीन कंपाउंड्स को हमें पढ़ना है जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं बेटा, आपके बोरॉन के दो दो फेज थे, एक तो एमॉर्फस बोरॉन था, एक था क्रिस्टलाइन बोरॉन था। बाकी इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। एक बार आप फटाफट से इसे रिवाइज कर लो। तो क्रिस्टलाइन जो बोरोन नीचे दे रखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसको आप एक बार देखो यहाँ से, टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, टंगस्टन वायर का भी यूज करते हैं अगर BBr3 के साथ H2 गैस, ये स्पेसिफिक केस है, ठीक है, जहां पे हम लोग बोरॉन हैलाइड्स लेते हैं, ट्राई हैलाइड्स, टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, H2 गैस का सर्कुलेशन कराते हैं, तो भी बच्चों क्रिस्टलाइन बोरॉन कन्वर्ट होता है, मतलब ये यही आपका B12 की फेज है, ठीक है। और बाकी यहाँ से HBr आपका रिलीज हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, वो रिलीज होगा। टंगस्टन वायर बच्चों इसको हीटअप करता है, जिसकी वजह से आपका ये जो बोरॉन होगा ना BBr3 के अंदर, वो आपके क्रिस्टलाइन बोरॉन B12 के आपके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होता है। एमॉर्फस बोरॉन का बेटा सिंपल सा एग्जांपल वही है कि आप बोरिक एसिड, बोरिक ऑक्साइड के साथ या बोरिक एनहाइड्राइड जिसको बोल सकते हैं, उसकी बेटा साथ आप रिएक्शन मैग्नीशियम कराते हो, तो मैग्नीशियम तो बच्चों आपको पता है कि +2 की स्टेट में जाने वाला है, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा। तो B2O3 के अंदर जो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा वो 2 × x + -x = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे +3 आ जाएगी। तो B2O3 में बोरॉन +3 की स्टेट में है, और एमॉर्फस बोरॉन बच्चों यहाँ पे 0 की स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल बात को समझो कि जब किसी कंपाउंड का अगर आपको रिडक्शन कराना होगा, जब किसी कंपाउंड को रिडक्शन कराना होगा, तो उसके सामने आपको क्या लाना होगा बताओ, उसके सामने आपको क्या लाना होगा भाई, B2O3 का मैंने कराया इसका रिडक्शन +3 से 0 में, तो कुछ ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट लाने होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे अदर एलिमेंट भी ले सकते हो, तो बस यही बात ध्यान रखनी है कि भाई B2O3 का मेरे को कराना है रिडक्शन, ऑक्सीजन को हटाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना मतलब अगर आपको रिडक्शन प्रोसेस करना है तो ऑक्सीजन खींचने वाला कोई होना चाहिए, तो खींचने वाला बच्चों कौन एलिमेंट होगा भाई, जो आपका एलिमेंट क्या करे, जो आपका ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करे, तभी वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 0 की स्टेट में था, यहाँ मैग्नीशियम +2 की स्टेट में आ गया, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है।
कि अगर किसी भी कंपाउंड का अगर आपको रिडक्शन कराना होगा तो उसके सामने आपको कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट लाना होगा, या कंपाउंड लाना होगा, या ऐसी स्पीसी लानी होगी जो बच्चों ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करे। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सेकेंड है बच्चों, ये आपका टंगस्टन वायर, ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन वायर का यूज कर सकते हैं BBr3 के साथ, तो यहाँ से आपको क्रिस्टलाइन बोरॉन मिल जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों हम लोग जो बोरिक एसिड है उसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और जो बोरिक एनहाइड्रेट है उसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो Na2B4O7, ये जो आपको दे रखा है Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज दिस? बताओ बच्चों, बोरेक्स, इट इज बोरेक्स, यस। देखो मैं एक्शन में करता हूं, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि जो आपका प्रेजेंट है बोरेक्स, उस बोरेक्स हम बहुत सारे तरीके डिस्कस करेंगे, अभी पहले हम बात करेंगे बोरेक्स को लेके। तो जो बोरेक्स है जिसका बच्चों का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। तो इसको, इससे हम लोग कैसे बनाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ये रिएक्शंस बच्चों ध्यान देना, आपको एक बार में याद हो जाएगी। फिर इसको याद कैसे करेंगे, इसमें 4 मेथड हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये याद कैसे होगा, तो याद रखने का तरीका ना मैं नीचे समझाऊंगा। देखो ये समझ लो, इसका मतलब है हॉट, हॉट समझते हो? अरे ये वाला हॉट थोड़ी नहीं है HOT, ये थोड़ी नहीं, हॉट थोड़ी नहीं, हम बच्चों सिर्फ बोल रहे हैं HAWT, हमें इसको याद रखेंगे, हॉट, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो बोरेक्स दे रखा है, दिस इज बोरेक्स, बोरेक्स से हम ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बोरेक्स को हम लोगों ने सबसे पहले हीट किया, बेटा क्रिस्टलाइन फेज है, हार्ड होता है काफी, इसको मैंने पहले हीट किया। तो हीट करने से बच्चों देखो H का मतलब है हीट, हॉट में H का मतलब है हीट, इसको पहले अपन ने हीट किया। तो हीट करते ही बच्चों क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, वेपर्स की फेज में बाहर निकल के। बाकी बच्चों क्या बनेगा, Na2B4O7, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब Na2B4O7 जो बच्चा है उसके सामने बच्चों लिखा ना ए का मतलब है यहाँ से एसिड, हॉट में ए का मतलब है एसिड। तो एसिड बच्चों अपन को HCl लेके आना है, और सिर्फ यहाँ पे आयरेक्शन रिएक्शन परफॉर्म कौन सी होगी वो देखो, सोडियम प्लस यहाँ पे दिख रहा है आपको, सोडियम प्लस, यहाँ पे Cl माइनस। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपका NaCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। NaCl आपका होगा सॉलिड फेज के अंदर, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी से इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, तो ये बच्चों होगा सॉलिड। बाकी जैसे क्या होगा, H प्लस है, यहाँ से प्लस माइनस का अरेंजमेंट है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो H प्लस यहाँ से, और बाकी आपका B4O7 आपका इधर से, तो 2 मोल्स आप यहाँ पे यूज कर लेना भाई, 2 सोडियम थे, 2 मोल्स का मल्टीप्लाई कर लेना 2 का, तो बन जाएगा H2B4O7। अब H2B4O7 के साथ बच्चों क्या करना है, W का मतलब होता है वाटर, हॉट में W का मतलब है वाटर। तो आप सिंपल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करो, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को सपोर्ट कराओ। तो बेटा यहाँ से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जो होगा तो यहाँ से बनेगा H3BO3, ये बन गया आपका बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड को बच्चों फिर से T का मतलब होता है टेम्परेचर, और बोरिक एसिड को अगर आपने फिर से हीट कर दिया तो बच्चों यहाँ से बन जाएगा B2O3, और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हो जाएगा रिलीज, और बनेगा आपका बोरिक एनहाइड्राइड। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो रिएक्शंस लिखी है क्या आपको बिल्कुल समझ में आई? याद रखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, हॉट, HAWT, बिल्कुल समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस। अब इधर देखते हैं बेटा, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन बच्चों आता है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स? बोरेक्स इज एक्चुअली नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। बोरेक्स जो है वो आपका नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, जिसको अपन मिनरल बेटा बोलते हैं, मिनरल या ओर बोलते हैं, ठीक है, मिनरल जनरली इसको यूज कर लेते हैं। तो बोरेक्स आपको नेचर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि बोरेक्स का, अगर बोरेक्स बच्चों क्रिस्टलाइन फेज में है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितने होंगे? तो आपको सर कितने दिख रहे हैं, 10, आपको 10 दिख रहे हैं ना, बट ये गलत आंसर है बच्चे, इसका 10 कर देते हैं कि सर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये गलत है। रिप्रेजेंटेशन बच्चों आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है, इसका मैं ये स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है बोरेक्स का, वो बच्चों कुछ ऐसा होता है, Na2B4O5 बाकी आपके OH4 डॉट आपका 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब ये भी बच्चों बोलते हैं कि सर इसको याद कैसे किया जाए, तो याद रखने का तरीका भी मैं आपको सिखाता हूँ। Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको याद रहेगा बोरेक्स का ये फॉर्मूला होता है, बट ये बच्चों को याद नहीं होता। तो यही बच्चों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है मेंस के अंदर, नीट के अंदर, कि बच्चों यहाँ से इसका जो रियल फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, OH में कहीं गड़बड़ी करते हैं, 4 के 5 कर देते हैं, बाकी कहीं बी। तो देखो याद रखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 2 सोडियम,
बिल्कुल बेटा, आप Na2 को बाहर निकाल दो, अब अंदर आ जाओ सीधा, और इधर निकाल दो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ याद रखने का। Na2 आपने इधर बाहर निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें से आपने 10 में से क्या बेटा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ बाहर निकाल दिया। बीच में क्या लिखा जाएगा वो समझो ध्यान से, है ना, उसी को समझने की जरूरत है। तो देखो बेटा B4 आपको दिख रहा है ना, बोरोन यहाँ पे B4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने आए, तो देखो यहाँ पे ये 4 आया ना, 4 के बाद बच्चों आपके डिजिट में क्या आता है 5, तो ये O5। ये मेरा याद रखने का तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं भी ऐसे याद रखता हूँ। 4 के बाद बच्चों क्या आता है 5, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 4 से कम नहीं करना है, इंक्रीज करना है। 4 के बाद कौन आएगा 5, बिल्कुल सिंपल तरीका है। O5 फिक्स हो गया। बाकी बच्चों यहाँ पे OH। अच्छा यहाँ पे 5 आया था, अब डिक्रीज करना, एक बार इंक्रीज करो 4 से 5, अब 5 से एक डिक्रीज कर दो, तो यहाँ पे OH4 हो जाएगा। क्या याद हुआ बताओ? मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बच्चों को याद नहीं होता बहुत बार, तो आपको याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, तो बच्चे गलती करते हैं। तो क्या करना है, B4 तो आपको दिख रहा है, तो एक बार क्या करो ऑक्सीजन को बढ़ा दो, 4 से 5 कर दो, और 5 से फिर कम कर दो, फिर 4 हो जाएगा। बाकी बच्चों 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है याद रखने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चों को। नेक्स्ट, अब बच्चों बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा। ध्यान दो, बोरेक्स का जो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ था, ये आपका रियल फॉर्मूला है। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपके 4 बोरॉन्स हैं। मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, बोरॉन से। बोरॉन इज द सेंट्रल एलिमेंट। तो एक बोरॉन है यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे, 4 कोने बना दो, 1 2 3 4 बना दिया चारों कोने बोरॉन। बिल्कुल ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब बच्चों इसके पास कितने OH है 4 OH है, तो मतलब एक OH इसके साथ लगाओ, एक OH यहाँ पे लगाओ, एक OH इधर लगाओ। जितने 4 बोरॉन, चारों बोरॉन पे एक OH को दे दो। बोरॉन खत्म, OH खत्म। अब आओ ऑक्सीजन की तरफ, तो बेटा 5 ऑक्सीजन है। तो अब बोरोन और बोरोन के बीच में जो लिंकअप करना है वो ऑक्सीजन के साथ करना है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक जो बोरोन होगा वो इस बोरोन के साथ इसका अटैचमेंट करना है, इसके साथ इसका नहीं करना है। ये भी बात समझ लो। आप अगर इसका इसका कर देते हो तो फिर उसके साथ नहीं करना पड़ेगा। वो जो ऑक्सीजन तो बच्चों 5 है, 6 ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, तो मैंने ऊपर से अटैचमेंट दे दिया। तो ऑक्सीजन का भी बिल्कुल आपका कंपोजिशन समझ में आ गया, कहाँ पे आपको जोड़ना होगा। बाकी बच्चों 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो आपके डॉट करके बाहर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके पहले बच्चों इधर निकल जाएगा आपका सोडियम। तो आपके सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है, तो सोडियम इधर बाहर निकल गया। बाकी बच्चों इसके पास यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, ये -2। अब एक क्वेश्चन है, आप पूछ रहे होगे कि सर यहाँ -2 चार्ज कैसे आया, यहाँ पे -2 चार्ज कैसे यहाँ पे। अब देखो जो सोडियम है वो तो बेटा आपको पता ही है कि वो आपका 2Na+ की फेज में होगा, होल चार्ज आपका +2 होगा। बट यहाँ पे -2 चार्ज कहाँ दिख रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ -2 चार्ज कहाँ पे दिख रहा है, बात इसकी है। तो -2 चार्ज बच्चों देखो आपका ये जो बोरॉन दिख रहा है, ये वाला बोरॉन दिख रहा है, और एक ये बोरॉन दिख रहा है। भाई बोरॉन की बैलेंसी कितनी होती है, बोरॉन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना। बट यहाँ पे बैलेंसी कितनी होगी है, आपकी 4 बैलेंसी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक बॉन्ड नीचे आ रहा है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, 4 बैलेंसी होगी बेटा। तो जब 4 बैलेंसी हो जाएगी तो क्या करेगा बताओ भाई बोरॉन। तो बोरॉन ने बेटा कुछ ऐसा किया होगा कि भाई जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके इधर शिफ्ट हुआ होंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो बोरॉन के पास क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक -1 चार्ज, यहाँ पे ये -1 चार्ज, तो होल चार्ज आपका -2 यहाँ पे डेवलप होता है। इस -2 को बच्चों बैलेंस कौन करता है, ये +2 बैलेंस करता है। होल जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर? तो आपका जो बोरेक्स का फॉर्मूला है, उस बोरेक्स के फॉर्मूले में एक बोरॉन ये, एक बोरॉन ये दोनों के दोनों बच्चों होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और 2 बोरॉन, एक बोरॉन ये वाला और एक ये वाला, ये होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोरेक्स के अंदर आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही बनते हैं। तो आपको जो स्ट्रक्चर उसको अच्छे से समझ लो, है ना। कौन सा sp2 है, कौन सा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 sp2 होंगे तो आपके sp3 होंगे, बिल्कुल सही है। इसका जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका आपका नंबर कितना होगा, 8 होगा। पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर? यहां से देखते हैं बेटा। Yes. In borax, 2 boron molecules are sp2 and 2 is sp3 hybridized. ठीक है? Yes. ये वाले जो होंगे वो आपके sp3 होंगे, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, और ये वाला भी क्या होगा, sp3 hybridized होगा। बट ये दोनों जो होंगे वो आपके होंगे sp2 hybridized। ठीक है, ये sp3। Next, borax has 8 water molecules of crystallization. 2 sp3 boron molecules form coordination bond with oxygen molecules. ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर। बोरॉन के पास बच्चों प्रेजेंट होता है वेकेंट ऑर्बिटल, तो लॉन पेयर को नीचे शिफ्ट करेगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस, ओके।
अब यहाँ से आपको एक मैंने जो इजी ट्रिक बता रहा हूँ, वो इजी ट्रिक बच्चों सिंपल सी इतनी है कि जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, इसको अपन ना सिर्फ याद रखने के तरीके से समझेंगे। हॉट, ये वो वाला हॉट में समझना है, ठीक है, ये वाला नहीं, आप समझदार हो। तो ये बेटा HAWT, फिर लिखा है यहाँ पे सिंदूर बाई लड़की, वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, नथिंग एल्स, ठीक है। आप वो रिलेट करने के लिए मैंने बोला है, आपको हमेशा याद रहेगा, इसके लिए मैंने बोला कि अगर आप बोरेक्स से बोरिक ऑक्साइड बनाना चाहते हो या बोरिक एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो, तो उस केस में कुछ भी नहीं है, इसको सबसे पहले वही आपको हीट करना है। H का मतलब आपको हीट, A का मतलब बच्चों यहाँ से एसिड, W का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, T का मतलब टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, बोरिक एनहाइड्रेट या फिर आपका बोरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम दी बोरेक्स। तो ये जो रिएक्शन की स्टेप है, पहली स्टेप ये होगी, कभी कभी स्टेप भी बच्चों डिस्कस करी जा सकती है, तीसरी है, चौथी है। तो एक स्टेप का दूसरी स्टेप जो अरेंजमेंट है, वो कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट है चारों ऑप्शंस में से, ये आ सकता है, आपको इसी से याद रखना है, HWT से। बिल्कुल याद हो गया, अब तो याद हो गया होगा भाई साहब। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ सभी